Welcome to Major HS Kalsi's Balno Academy. I'm Mr. Devesh, your biology faculty. तो आज की क्लास में बेसिकली हम आपके CDS बायोलॉजी 2025 के फर्स्ट के PYQ कवर करने जा रहे हैं ताकि आपको मालूम चल जाए कि आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं CDS के किस टॉपिक से पूछे गए, किस पैटर्न में पूछे गए। तो स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQ CDS रिटन एग्जाम बायोलॉजी। तो बेसिकली आपके 2025 का जो एग्जाम था CDS का, तो उसमें आपके बायोलॉजी के लगभग आपके 10 क्वेश्चंस आए थे। तो उसमें हम देखेंगे कि आपके क्वेश्चंस के टाइप्स क्या है, पैटर्न क्या है, ताकि आपको मालूम चल जाए कि आगे के एग्जाम से भी कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। CDS 2025 फर्स्ट रिटन एग्जाम। तो बायोलॉजी का हम CDS का एग्जाम जो है PYQ कवर करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। The first question says, which is 71, which instrument is used to measure the blood pressure manually? बेसिकली बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है मैनुअली जो होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट नापता है। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे आपके चार ऑप्शंस है। एक है स्फिग्मोमैनोमीटर, एक है सेंट्रीफ्यूग, एक है इलेक्ट्रोफोरेसिस और एक है आपका थर्मल साइक्लर। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो, अगर मैं सभी ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो होता है बेसिकली क्या होता है कि आपके आर्टरीज पे लगाए जाते हैं और आपके आर्टरीज में जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंडिकेट करवाता है। ये जैसे कि आपको मालूम है नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो कितना होता है आपको 120/80 mmHg का। तो ये हम मैनुअली कैसे नापते हैं आपके स्फिग्मोमैनोमीटर से। ये करता क्या है कि आपके स्किन पे जो आर्टरीज होती है ना, आर्टरीज, उसमें जो आपका ब्लड फ्लो करता है, ठीक है, आपका बेसिकली हार्ट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, जिसकी वजह से इस पे आपके प्रेशर आते हैं, तो उसको हम सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वो आपके आर्टरीज पर लगता है। तो वो नापता कौन है, कौन मेजर करता है आपका बेसिकली स्फिग्मोमैनोमीटर। अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो सेंट्रीफ्यूग एक प्रोसेस होता है बेसिकली, इसमें आपके अगर मुझे किसी भी दो लिक्विड्स को अलग करना होता है तो मैं इस प्रोसेस का हेल्प लूंगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली आपकी DNA फिंगरप्रिंटिंग में बहुत हेल्प करते हैं। मतलब ये ऑप्शंस आपके नहीं है, लेकिन आपका जो एक सही ऑप्शन है जो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि आपका ब्लड फ्लो नापता है, ब्लड प्रेशर नापता है मैनुअली, उसको हम क्या बोलते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मायोपिया। मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज, देखो मायोपिया में क्या होता है कि हम ना बेसिकली पास की चीज़ों तो बहुत आराम से देख लेते हैं, लेकिन हमें मतलब जो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है ना हम उसको क्लियरली नहीं देख पाते। इसका रीजन क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, देखो आपको मालूम है हमारा आई लेंस है, आपको मालूम है आई लेंस जो होता है हमारा कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि आपका जो इमेज बनना चाहिए ना, इमेज बनना चाहिए आपके रेटिना के ऊपर। मान लो स्क्रीन है, स्क्रीन का नाम क्या है आपके रेटिना, इस पर आपका इमेज बनना चाहिए। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसमें आपका कि आपका जो आई लेंस है ना ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, इसकी वजह से जहां पर इमेज बननी चाहिए थी वहां पर इमेज नहीं बनती, वो उसके आगे इमेज बनती है, उसके आगे इमेज बनती है यहां पर। ठीक है, जिसकी वजह से आप जो है दूर के ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं कर पाते। तो ये क्या होता है आपका बेसिकली आप कह सकते हो जो कंडीशन होती है, कौन सी कंडीशन होती है आपकी मायोपिया वाली। तो उसको आप ठीक कैसे कर सकते हो, आप लगाओगे एक कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस क्या काम करेगा कि आपके लाइट को थोड़ा सा डाइवर्ट कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो इमेज बनेगी सीधी कहां बनेगी आपके रेटिना के ऊपर, सीधी रेटिना के ऊपर। तो ये आपका सही इमेज बनेगा। तो मायोपिया में क्या होता है, जो आपका बेसिकली लेंस होता है ना वो थोड़ा सा उसका साइज छोटा हो जाता है, इसका जिसकी वजह से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो भी छोटा हो जाता है, तो फोकल लेंथ भी आगे हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस लगाते हैं ताकि आपका जो करेक्शन है वो आपकी मायोपिया में हो पाए। ठीक है, मायोपिया में हम पास के ऑब्जेक्ट तो इजिली देख पाते लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट पर हम ढंग से फोकस नहीं कर पाते। तो इसको क्या बोला जाता है आपको बेसिकली, मायोपिया जो है इसको क्या बोला जाता है आपका नियर साइटेडनेस, क्योंकि हम बेसिकली इसमें नियर ऑब्जेक्ट पे आराम से फोकस कर पाते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है आपका कि बोला तो इसमें नियर साइटेडनेस है लेकिन हम नियर ऑब्जेक्ट पे ही ढंग से फोकस कर पाते हैं और हम दूर के ऑब्जेक्ट पे ढंग से फोकस नहीं कर पाते, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा आपका मायोपिया। कैटरैक्ट तो आपकी कह सकते हो कि आपके लेंस के आगे ना व्हाइटिश कलर का, ग्रेइश कलर का ना आपका एक फ्यूम आ जाता है, मतलब
एक लेयर आ जाती है, इसकी वजह से हम ढंग से देख नहीं पाते। प्रेस बायो पे आपकी एज की वजह से होता है, आपके सिलेरी मसल्स बहुत वीक हो जाते हैं एज के साथ, इसकी वजह से आप नहीं कर ढंग से देख नहीं पाते, ना पास की ना दूर की। फार साइटेडनेस आपका हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो उसमें आप दूर की चीजें देख सकते हो लेकिन पास चीजें नहीं देख सकते। तो इसका सही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। देखो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है, लेकिन ये आपके दो टाइप के होते हैं, एक आरईआर और एक एससीआर, रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। तो देखो कोई भी चीज रफ कैसे हो सकती है, या तो इसका सरफेस इरेगुलर है तब ये रफ होगा अपीयरेंस में, या इसके सरफेस पे कुछ प्रेजेंट है तब भी रफ हो सकता है। तो आपका ईआर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ क्यों दिखता है, क्योंकि इसके सरफेस पे ना ये ऐसे फोल्डिंग सा बना होता है। ईआर जो होता है आपके बहुत सारे ऐसे फोल्डिंग से बना होता है, और इसके सरफेस पे ना ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसके सरफेस पे ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर राइबोसोम प्रेजेंट है, अगर राइबोसोम प्रेजेंट है तो उसकी अपीयरेंस कैसे होगी आपकी रफ। तो आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन इट्स सरफेस। वैसे तो आंसर आपका यही है, लेकिन हम फिर भी सारे ऑप्शन देखते हैं। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ राइबोसोम, अगर आपका राइबोसोम एब्सेंट होगा तब तो स्मूथ बन जाएगा, तो ऑप्शन कट गया आपका। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होता इसके सरफेस पे, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑप्शन भी कट गया। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया आपका खुद एक सबसे मेजर ऑर्गेनल होता है, वो आपके ईआर पे प्रेजेंट नहीं होता। तो एक ही सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए। ठीक है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। चार ऑप्शन में से कौन सा जो कि प्लांट हार्मोन नहीं है। तो देखो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जिबेरलिन, इसको जिबेरलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, जिबेरलिक एसिड, या इसको इसका कोड नेम भी होता है GA3। जिबेरलिन एसिड एक टाइप का आपका होता है प्लांट हार्मोन, ये आपके स्टेम, देखो ये आपके स्टेम के बेस में प्रेजेंट होता है और आपके स्टेम की इलॉन्गेशन करवाता है, स्टेम जो होता है उसका लेंथ बढ़ाता है। और ये बेसिकली क्या काम करता है, आपका जो सीड होता है ना, सीड में जर्मिनेशन स्टार्ट करवाता है। देखो सीड थोड़े टाइम तक के लिए इनएक्टिव हो जाता है, उस कंडीशन को डोरमेंसी बोलता है, तो ये सीड में डोरमेंसी ब्रेक करता है, फिर उसकी जर्मिनेशन स्टार्ट करवाता है। तो ये तो एक टाइप का प्लांट हार्मोन है, हमें तो नॉट पूछा गया है ना, कट गया। एब्सिसिक एसिड आपका एक PGI है, प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर, ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ये सीड के अंदर डोरमेंसी लाता है, ये आपके ओल्ड लीव्स का एब्सिशन करवाता है, पतझड़ जो पत्ते झड़वाते हैं वो कौन झड़वाता है, आपका एब्सिसिक एसिड। तो ये भी आपके प्लांट हार्मोन ही है। ऑक्सिन, ऑक्सिन आपके बेसिकली टिप पर प्रेजेंट होता है, एक शूट के टिप पर और एक रूट के टिप पर, ये आपके प्लांट की वर्टिकली हाइट बढ़ाता है, तो मतलब ये भी एक टाइप का क्या प्लांट हार्मोन है। थायरॉक्सिन इज अ काइंड ऑफ हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। ये कहां से सिक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड जो होता है ना बेसिकली ये हमारे अंदर तो पाया जाता ही है। थायरॉक्सिन क्या काम करता है हमारी बॉडी में, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मेटाबॉलिज्म को। मतलब ये पूछा गया है ना कि कौन सा जो कि प्लांट हार्मोन नहीं है, तो आपका थायरॉक्सिन ही होगा। ये थायराइड ग्लैंड और ये एनिमल्स में पाए जाते हैं, हमारे अंदर भी पाए जाते हैं बेसिकली, तो आप कह सकते हो कि ये आपका प्लांट हार्मोन नहीं है, बाकी तीनों के तीनों प्लांट हार्मोन है। ठीक है, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स। अब एक वर्ड समझो, सिस्टोलिक वर्ड का मतलब क्या होता है। सिस्टोलिक वर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ चेम्बर्स। जब आपके हार्ट के चेम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब अपने आप को ऐसे दबाते हैं ना, तब उनका जो ब्लड होता है वो एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर में जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलेशन या सिस्टोल। तो सिस्टोलिक प्रेशर मतलब कॉन्ट्रैक्शन बोल रहा है, मतलब आपके हार्ट का जो चेम्बर होता है उसका कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोल। और जो प्रेशर लगाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल पूछा गया सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है ह्यूमन में क्या होता है। देखो आपने सुना है 120/80 mmHg होता है, ठीक है। इसमें जो आपका मेन सिस्टोलिक प्रेशर होता है ना वो होता है आपके 120 mmHg। ये कौन सिस्टोलिक प्रेशर होता है, ये होता है आपके वेंट्रिकल। आपको मालूम है कि एक जो आपके चार चेम्बर्स होते हैं ना, ऑट्रियम, ऑरिकल या वेंट्रिकल, ठीक है। ऊपर वाला जो होता है 120 वो क्या दिखाता है कि वेंट्रिकल सिस्टोल या वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो ऑप्शन है 80 तो नहीं है, 100 भी नहीं है, 140 भी नहीं है, आपका सही ऑप्शन क्या होता है 120 mmHg। ठीक है,
120 इंडिकेट करते हैं यहाँ पे आपका जो वेंट्रिकल नीचे वाले चेम्बर्स होते हैं ना अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, तो एक वैल्यू आती है 120, वो किस उसको हम क्या बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, ठीक है, विच इज कह सकते हो कि आप किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, आपके वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच वन अमंग द फॉलोइंग फाइलम। देखो स्पॉन्जेस क्या होते हैं, जिसकी बॉडी जो है स्पॉन्ज लाइक होगी, कैसा भी शेप दे दो इनका शेप रेगुलर होता है, बॉडी पर पोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, बॉडी पर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, और ये नॉन मोटाइल होते हैं, मूवमेंट भी नहीं करते, खाली किसी भी सॉलिड सब्सटेंस पर अटैच हो जाएंगे, मूवमेंट भी नहीं करेंगे, इसी के थ्रू ऑक्सीजन जाएगा, इसी पोर के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, इनके पोर्स को ना कैनाल सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। और ये किसी भी सॉलिड सब्सटेंस पर अटैच हो जाते हैं, मरीन हैबिटेट में पाए जाते हैं, इनकी बॉडी पर बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं, इसकी वजह से इनको स्पॉन्ज की तरह पेन बोला जाता है। इसमें एग्जाम्पल जो है बहुत सारे स्पॉन्ज के आपके स्पॉन्जिला इसके मेन मेंबर्स होते हैं इस फाइलम के, ठीक है। स्पॉन्जिला कोई इनका फिक्स शेप नहीं होता, कहीं पर भी अटैच हो जाएंगे किसी वुडन ब्लॉक पर, किसी रॉक पर, सी बेड के ऊपर, सी बेड के नीचे। तो देखो इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पोर्स प्रेजेंट है, तो पोर्स आप किसे कनेक्ट कर पाओगे, एनिलिडा नहीं, ये आपके वॉर्म्स होते हैं। एनिलिडा आपके बेसिकली सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, जिसमें आपका अर्थवॉर्म वगैरह आता है, ये नहीं आता। निडेरिया सेलेंट्रेटा, इसमें आपके जेलीफिश वगैरह आते हैं, सी एनिमोनीज आते हैं, हाइड्रा आते हैं, ये नहीं आता। स्पॉन्ज नहीं आता, मतलब स्पॉन्जिला नहीं आता, स्पॉन्जेस नहीं आता। प्लेटिहेल्मिन्थस आपके फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, जिसमें आपका टेप वॉर्म आता है, लिवर फ्लूक आता है, ये सब आपके प्लेनेरिया आते हैं, सब आ सकते हैं, लेकिन आपके स्पॉन्ज नहीं आता। पॉरीफीरा, भाई पॉर को कनेक्ट करो पॉरी से, पोर्स को कनेक्ट करो पॉरी, ठीक है। तो इनकी बॉडी पर बिल्कुल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इसकी अपीयरेंस कैसी होती है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा स्पॉन्ज जैसा दिखता है आपका, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या होगा इसमें आपका पॉरीफीरा। बाकी सबके एग्जाम्पल अलग है, प्लेटी मतलब फ्लैट, हेल्मिन्थस मतलब वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स का होगा ये बोला जाता है। निडेरिया आपका सेलेंट्रेटा भी बोला जाता है, कॉलिनट्रेटा भी बोला जाता है, इसमें आपके जेलीफिश वगैरह आते हैं। एनिलिडा में आपके सेगमेंटेड वॉर्म्स आते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो कि अर्थवॉर्म हो गया आपका, ठीक है। ब्लड सकिंग लीच जो होता है वो आता है इसके अंदर, बाकी स्पॉन्जेस जो आते हैं आपके पॉरीफीरा में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज इज मेड अप ऑफ, देखो लैक्टोज ना एक टाइप का आपका डाइसैक्राइड होता है। डाइसैक्राइड का मतलब है कि ये दो मोनोसैक्राइड से मिलकर के बना है, दो मोनोसैक्राइड। मोनोसैक्राइड आपका सिंपल शुगर होता है, सिंपल शुगर होता है, ग्लूकोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया। अब लिखा है, मैंने क्या बोला, दो मोनोसैक्राइड, इसमें तो आपका एक ग्लूकोज है ना, तो ये ऑप्शन तो ऐसे काट दो। देखो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों मोनोसैक्राइड तो हैं, लेकिन ये आपका लैक्टोज नहीं बनाता, ये दोनों मिलकर के आपको क्या बनाता है, ये दोनों मिलकर के आपका सुक्रोज बनाते हैं, तो ये ऑप्शन तो कट गया। देखो ग्लूकोज तो आपका मोनोसैक्राइड है, लेकिन सुक्रोज आपका डाइसैक्राइड है, तो दो मोनोसैक्राइड होना चाहिए ना हमारा, ये ऑप्शन भी आपका कट गया। तो एक ही तो ऑप्शन बचा आपका, ग्लूकोज मोनोसैक्राइड, गैलेक्टोज भी मोनोसैक्राइड, ये दोनों मिलकर के आपका क्या फॉर्म करते हैं, बेसिकली लैक्टोज फॉर्म करते हैं, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो सी ऑप्शन में क्या, एक मोनोसैक्राइड एक डाइसैक्राइड है, तो ये दोनों मिलकर के डाइसैक्राइड तो नहीं बनाएगा, नहीं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलकर के आपका सुक्रोज बनता है, डाइसैक्राइड बनता है, ठीक है। इन्वर्टेज एक आपका एंजाइम होता है, उसके हेल्प से। ग्लूकोज ऑनली नहीं, ग्लूकोज अगर ऑनली से बना होगा तब तो आपका एक टाइप से मोनोसैक्राइड ही बन गया ना, तो ऐसा नहीं। तो आपका सही ऑप्शन जो होगा क्या होगा आपका ऑप्शन डी, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, दोनों ही आपके टाइप के मोनोसैक्राइड है। मोनोसैक्राइड का मतलब है ऐसा शुगर जो कि सिंपल शुगर है, सिंपल शुगर जो कि खाली 6 कार्बन एटम से मिलकर के बना है, 6 कार्बन एटम्स। जैसे कि आपको मैं अगर बताऊं ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये सबसे सिंपल शुगर होता है, हमारी बॉडी इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर सकती है, ठीक है। तो सही ऑप्शन क्या आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट अमीनो एसिड कंपोजिशंस आर कॉमनली रिफर्ड एज। देखो ऐसे एंजाइम्स क्या होते हैं आपके बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है जो कि रिएक्शन को तेज या स्लो मेनली आपके तेजी करवाते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक रिएक्शन में जो कैटलिस्ट यूज होता है उसको हम एंजाइम्स बोलते हैं। एंजाइम्स आपके पूरा प्रोटीन से मिलकर के बना है। क्या बोल रहा है, विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन, एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है, ठीक है, लेकिन उसका कंपोजिशन अलग है, मतलब उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, अमीनो एसिड का कंपोजिशन थोड़ा सा अलग है, तो उनको हम क्या बोलते हैं। देखो अगर सेम रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है, देखो आइसोटोप्स और आइसोमर्स, ये तो आपका सेम एटॉमिक नंबर और सेम मास नंबर तो हट गया, ये तो हटा दो। को एंजाइम क्या होता है कि कॉमन एंजाइम कहते हैं इनको हम, कॉमन एंजाइम जब एक ही रिएक्शन के लिए दो एंजाइम लगते हैं तो उसको हम कॉमन एंजाइम बोलते हैं। ये भी नहीं है,
ये होता है आपके आइसो एंजाइम्स। देखो एंजाइम्स तो अलग अलग है ना, एंजाइम्स अलग है, दो अलग अलग कंपोजिशन है, लेकिन फिर भी एक ही रिएक्शन कैटेलाइज कर रहा है। तो आइसो मतलब वैसे भी क्या होता है आपका सेम, और एंजाइम मतलब तो एंजाइम ही हो गया, मतलब एंजाइम, ठीक है। एंजाइम तो आपका डिफरेंट है, लेकिन वो सेम रिएक्शन को कर रहा है, सेम रिएक्शन को कैटेलाइज कर रहा है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या होगा, आपका ऑप्शन ए, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, आइसो एंजाइम जो आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ पायरुवेट मॉलिक्यूल। पायरुवेट मॉलिक्यूल में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली आपको पायरुवेट का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। पायरुवेट का फॉर्मूला क्या होता है, C3H3O3। पायरुवेट कैसे बनता है, आपका ग्लूकोज होता है ना, C6H12O6, ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो आपका क्या बनता है, आपका पायरुवेट बनता है। पायरुवेट के दो मॉलिक्यूल बनते हैं, दो मॉलिक्यूल, ठीक है, ये पायरुवेट होता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब आपका ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर के पायरुवेट बनता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस, या आपके माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म के आसपास होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि कितने कार्बन एटम है एक आपके पायरुवेट मॉलिक्यूल में, इन एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में, तो एक में कितने, C3, तो ऑप्शन क्या जाएगा आपका सही, ऑप्शन बी, ठीक है। एक पायरुवेट मॉलिक्यूल में 3 कार्बन एटम होते हैं, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे अगर 2 पूछता तो C3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता, तब यहाँ पे 6 ऑप्शन हो जाता, कोई दूसरा ऑप्शन हो जाता नया वाला मतलब। लेकिन एक आपके पायरुवेट मॉलिक्यूल में खाली 3 कार्बन होते हैं, तो सही ऑप्शन जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई हैज अ पॉइंट दैट लैक्स फोटो रिसेप्टर सेल्स, दिस इज आइडेंटिफाइड। देखो फोटो रिसेप्टर सेल्स जहां पे हमारी आईज में नहीं, देखो फोटो रिसेप्टर सेल्स का काम क्या होता है, ये लाइट को रिसेप्ट करता है, लाइट सेंसिटिव पोर्शन होता है, इसकी वजह से लाइट हमारी आईज में एंटर करता है और हम देख पाते हैं सब्सटेंसेस को। अगर जहां पर ये फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होगा, अगर वहां पर हमारा लाइट जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वहां पर नहीं देख पाएंगे, बिल्कुल कुछ नहीं दिखेगा हमें, ठीक है, क्योंकि वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल्स है ही नहीं, वहां पे लाइट को एक्सेप्ट करने वाले सेल्स है ही नहीं, ठीक है। आपने सुना होगा रॉड एंड कोन सेल जो होता है, एक कलर सेंसिटिव होता है, एक लाइट सेंसिटिव होता है। अगर लाइट सेंसिटिव वाले सेल्स ही नहीं होंगे तो लाइट आएगा भी नहीं हमारे वहां पे उस पॉइंट पर, तो इमेज भी नहीं बनेगी, तो हम देख ही नहीं पाएंगे कुछ, वो चीज हम देख ही नहीं पाएंगे। तो जहां पर आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं होते, उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, उस पोर्शन को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। क्योंकि वहां पर अगर आपकी लाइट इंटरसेक्ट होगी भी ना, तो वहां पे आपके रॉड एंड कोन सेल्स होते ही नहीं, इसकी वजह से हम इमेज बनेगी भी तो हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है, लाइट को एक्सेप्ट करने वाले सेल्स नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से लाइट अगर वहां जाएगी भी तो इमेज नहीं बन पाएगी। इसको हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो बेसिकली आपने देखा कि आपके CDS PYQ 2025 का जो फर्स्ट का एग्जाम था, ठीक है, उसमें आपके 10 क्वेश्चंस आए थे बायो के। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, ज़्यादा इजी भी नहीं है, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं। लेकिन इस बार जो उन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो थोड़ा कह सकते हो कि अलग टॉपिक से पूछे हैं, जैसे रेस्पिरेशन पे पायरुवेट के ऊपर पूछ लिया, जैसे आपके ब्लाइंड स्पॉट के ऊपर पूछ लिया, ठीक है, मतलब ये बोल सकते हो जैसे कि आपने प्लांट हार्मोन्स के ऊपर पूछ लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। बाकी क्वेश्चंस इसमें ज़्यादा डायरेक्ट भी नहीं है, ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी नहीं है। तो आपके CDS जो है उसमें जो आपका बायो का जो पोर्शन होता है, इसमें बेसिकली आपके जो टॉपिक्स पूछे गए नॉर्मली, तो हर एक टॉपिक से ना मतलब कह सकते हो कि थोड़ा थोड़ा पार्ट उठा लिया, जैसे प्लांट से भी ले लिया आपका, थोड़ा सा सेल से भी ले लिया, थोड़ा सा लाइट से भी ले लिया, ठीक है, आइज़ के डिफेक्ट से भी ले लिया आपका। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं। तो आप अगर अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली क्रैक कर पाएंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका जो हमारी क्लास थी अब ओवर होती है। इसमें हमने आपका CDS PYQ का 2025 का फर्स्ट एग्जाम का बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर करें, ठीक है। तो ऐसे ही मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।